नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। नए साल में कुछ नया संकल्प लेके आए होंगे। तो सीटेट 1 जनवरी 2022 का जो पेपर 1 का जो ईवीएस था, उसके कंप्लीट क्वेश्चन जो भी बच्चों से हम बात करके मेमोरी बेस उन्होंने बताया और क्या क्या ऑप्शंस बताया, उसकी पूरी एनालिसिस करके हम आपको लेके आए हैं। और ये सवाल सवाल आए हुए थे, इनसे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पे जो भी ऑप्शंस बताया उसके अकॉर्डिंग ये सवाल आए हुए थे। तो पेपर का लेवल आसान था, बहुत टफ नहीं था। ठीक है। तो ईवीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईवीएस से पेपर का लेवल डिसाइड होता है कि पेपर का लेवल कैसा है। तो चलते हैं फटाफट से सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। ठीक है। तो अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं तो माउंट एवरेस्ट के बारे में कई सारे वो स्टेटमेंट बना के क्वेश्चंस वो दे सकता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सवाल आया था एग्जामिनेशन में। ठीक है। पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कहाँ है और माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। स्टेटमेंट बना के सवाल दिया गया था। ठीक है। अगला सवाल उन्होंने पूछा था कि टूटता तारा, उल्का, मेटियोर जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जो टूटता तारा से संबंधित उन्होंने ऑप्शन दिए थे। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पे पूंछ होती है, और उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही आग पकड़ लेता है। ये पकड़ होगा। ठीक है। पकड़ होगा। देखिए, जो एक समान गति से चलने वाला तारा बिल्कुल आप डिसाइड नहीं कर सकते। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, बिल्कुल नहीं। एक तारा जिसमें पूंछ होती है, ऐसा नहीं, हमें दिखता है क्योंकि वो इतनी हाई स्पीड फ्रिक्शंस होता है ना, मतलब जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है, तो हमें दिखाई ऐसा पड़ता है। हाँ, ये जो राइट ऑप्शन है कि जो पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो इतना घर्षण होता है, इतना फ्रिक्शन होता है और इतनी हाई वेलोसिटी से वो लोग मूव करते हैं, तो आग पकड़ लेता है। ठीक है। ये देखिए, आप लोग न्यूज में कई बार पढ़ते होंगे, ये उल्का पिंड आ रहा है पृथ्वी से 15,320 किलोमीटर दूर होके निकलेगा। तो वैज्ञानिक खतरा समझते हैं उनके बारे में, वैज्ञानिक खतरा समझते हैं और उसके हिसाब से ये चीजें होती हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट सवाल था। अगले एग्जाम में इसी मिलते जुले कॉन्सेप्ट पे सवाल आ सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगली सवाल पे। ठीक है। देखिए, सवाल ये पूछा गया था, पेडागोजी का सवाल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और इससे मिलते जुलते सवाल लगभग हल शिफ्ट में आ रहे हैं। प्राथमिक क्लासों में, कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपगमों का अनुपालन किया जाता है, केवल इसे छोड़कर। देखिए, सवाल उन्होंने पूछा मूर्त से अमूर्त। मूर्त मतलब जो दिखता है, अमूर्त मतलब जो नहीं दिखता है। सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, मतलब लोकल से एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ, अमूर्त से मूर्त। अरे भाई, प्राथमिक क्लास में कक्षा 1 से 4 5 तक का बच्चा होता है और मूर्त से अमूर्त, बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली कि भाई पहले उसे पेड़ दिखाओगे फिर उसको दिखाओगे नहीं, ये इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट के बारे में उसकी कल्पना होती है, अमूर्त होता है, लेकिन पेड़ से वो डायरेक्ट ट्रीज के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। सरल से कठिन, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। स्थानीय से वैश्विक, बिल्कुल सही बोला। और क्या गलत है यहाँ पे? अमूर्त से अमूर्त सिखाओगे, बच्चा पागल हो जाएगा, उसके अंदर इतनी मतलब इतनी, मतलब इमेजिनेशन पावर नहीं होती जो हम हायर लेवल पे सिखाते हैं अगर पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो अमूर्त से अमूर्त हमारा। तो इसमें क्या पूछा गया? जो ऑप्शन दिए गए उनका नकारात्मक पूछा गया है। तो नकारात्मक कौन सा था? डी ऑप्शन था। आप लोग ऐसे चूज करना, आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ के गलत सही का पता जल्दी से लग जाएगा। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पे मानचित्रांकन सीखने में स्टूडेंट में निम्नलिखित में कौन से कौशल को बढ़ावा देना है? साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। देखिए, देख के ही आपको ये लग रहा होगा कि रेखांकन हमारा उद्देश्य नहीं होता, गणनाएं हमारा उद्देश्य नहीं होती,
चित्रण भी हमारा उद्देश्य नहीं होता, वो हम लोग आर्ट में सीखते हैं। अगर मैं मानचित्र की बात करता हूँ इंडिया की, और ये हमारा इंडिया का मानचित्र होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये पूछते हैं ना कि भाई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की स्थिति क्या है, दिल्ली के सापेक्ष मुंबई की स्थिति क्या है, या दिल्ली के सापेक्ष भोपाल की स्थिति क्या है। अगर बालक को मानचित्र चित्रण का आइडिया हो जाएगा तो वो उस अपने सापेक्ष स्थितियों का पता चलने लगेगा उसे। ठीक है, तो ये सवाल आया था। तो सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी हम इस कौशल को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग लगभग हर शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया, और आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर पे उठा के देखिए तो ये सवाल भी कॉन्सेप्ट बेस पे आया है। तो आप लोग जो पेडागोजी के सवाल आ रहे हैं वो इसी तरीके से आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वो कह रहे हैं कि दही से मक्खन किस कारण अलग होता है। दही से मक्खन अलग करने वाली प्रक्रिया क्या होती है। आसवन होता है, डिस्टिलेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है। भाई बॉयल तो कभी होता ही नहीं, तो इवेपोरेशन नहीं होगा। निस्तारण, डिस्पोजल भी नहीं होगा। क्या डिस्टिलेशन करते हैं, छान के करते हैं। अरे भाई आपकी दादी अम्मा क्या करती हैं, मथानी से लेके उसको घुमाती हैं। कितने देर घुमाती हैं, बहुत घंटों तक घुमाती हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ द योर कर्ड, दही। ठीक है, तो क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रण फोर्स लगता है, जो मक्खन को किनारे कर देता है। क्योंकि मक्खन हल्का होकर ऊपर आ जाता है और किनारे आ जाता है, और धीरे धीरे वो उसको एक आधे एक घंटे में जितना ज्यादा उसको मथा जाएगा, धीरे धीरे वो पार्टिकल किनारे आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो मक्खन निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रण प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टेट के विद्यार्थी भी ध्यान रखें, ये उसमें भी पूछा जा सकता है। सीटेट में अगली शिफ्ट में ये किसी और कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछ सकते हैं, तो मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पे आप पढ़ते रहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल गलत करके नहीं आएंगे, सवाल को चमका कर आएंगे, और सीटेट में 30 मार्क्स ईवीएस में लेके आना है। ये इस उद्देश्य से आपको तैयारी अपनी करनी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछता है। एनसीईआरटी बेस्ड सवाल पूछा गया। एनसीईआरटी की बुक, मैंने कितनी बार कहा कि एनसीईआरटी की क्लास 3rd 4th 5th की बुक आपको जरूर पढ़ के जानी है एग्जामिनेशन में। तो देखिए वहां से सवाल जो पूछा गया, नेपेथिन्स एक पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। देखिए राइट, जो टाइपिंग मिस्टेक पे फोकस मत करिएगा, सवाल के कॉन्सेप्ट पे जाइए। नेपेथिन्स एक पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। देखिए ऑप्शन में जो क्या ऑप्शन थे हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उड़ीसा। हमने आपको कितनी बार पढ़ाया, 16 तारीख से 1 जनवरी तक यह कम से कम 6 बार सवाल आया है, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में आया है। नेपेथिन्स जो ये पौधा होता है, ये अधिकतर नमी वाले स्थानों पे पाया जाता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में हमने आपसे बताया था ये मेघालय में पाया जाता है। हमने आपसे ये भी बताया नाइट्रोजन की कमी से ये पौधा उत्पन्न होता है। ये पौधे जैसा दिखता है, इसकी चोंच नुमा क्या कहते हैं, मुंह होता है, और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मेढक, चूहे, इन सबको अपने अंदर फंसा लेता है और खा लेता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा मेघालय। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भूल के नहीं आएंगे। ठीक है, ये इसको हम लोग मांसाहारी पौधा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। सवाल स्टेटमेंट के फॉर्म में सीबीएसई आपको देता है, तो आपको फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए अगला सवाल उन्होंने पूछा कि मध्य प्रदेश के सापेक्ष सघन वन किस दिशा में पाए जाते हैं। वन पूछा, फॉरेस्ट पूछा, सघन वन मतलब डेंस्ड फॉरेस्ट। तो अगर मैं मध्य प्रदेश की स्थिति में देखूं तो मंडल डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट और दादोरी जिलों में सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो अगर मैं ये देखूं तो ये मध्य प्रदेश अगर हमारा है, तो मध्य प्रदेश में अगर ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर मैं उसकी राजधानी भोपाल के बारे में बात करूं तो उसके
साउथ ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे क्या कहते हैं हमारे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में दक्षिण पूर्व था, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल आपसे क्या पूछता है, सवाल आपसे अगला सवाल आपसे पूछता है जो कि तीसरी बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, और इससे मिलता मिलता जुलता जो सवाल रिपीट हुआ वो अरब सागर के समीपवर्ती राज्य बताइए। फिर पूछा गया समुद्री सीमाओं को टच करते हुए वाले राज्य बताइए। और आज जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया बंगाल की खाड़ी से के टच करते वाले राज्य बताइए। देखिए सवाल जो आपसे पूछ रहा है वो कॉन्सेप्ट पे बेस पूछ रहा है, आप ये मत कहिए कि उसको रिपीट हो रहे हैं, वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको सबसे पहले इंडिया का अगर मैप दिखा दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए इंडिया का अगर मैं मैप दिखाऊं आपको, ये देखिए, अगर मैं इंडिया का मैप दिखाऊं तो ये देखिए बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है, ये देखिए बंगाल की खाड़ी देखिए त्रिभुजाकार आकार की बनी होती है। देखिए बंगाल की खाड़ी में हमारे कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में एक तो हमारा पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, ठीक है, और यह आंध्र प्रदेश है और पांडिचेरी है। ठीक है, ध्यान से आप देखिए कौन कौन से राज्य हमारे पास हैं बंगाल की खाड़ी से सटे हुए। पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, पांडिचेरी है। ठीक है, तो ये राज्य हमारे बंगाल की खाड़ी से टचे हुए हैं। और अरब सागर की अगर मैं बात करूं तो अरब सागर ये हमारा अरेबियन सी है, गांधीनगर है, दमन और दीव है, दादरा और नगर हवेली है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। तो ये राज्य हमारे क्या कहते हैं अरेबियन सागर, लक्षद्वीप भी आएगा, अरेबियन सागर वाले सी हैं, ये हमारे बंगाल की खाड़ी वाले सी हैं। तो देखिए सवाल आपसे घुमा के पूछ रहा है तो वो आपसे कंफ्यूज करा सकता है। तो आप ऑप्शन कैसे लगाएंगे, ऑप्शन देख के आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल अगर दिया है और पांडिचेरी नहीं दिया होता तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। इंडियन मैप को आप लोग पढ़ के जरूर जाइए एग्जामिनेशन देने से पहले, ईवीएस में 102 सवाल जरूर से जरूर आ रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल उन्होंने पूछा कि राजस्थान के घरों में क्या विशेषताएं होती हैं। राजस्थान के घरों की विशेषताएं हमने आपको पहले दिन से बताया है कि क्या विशेषताएं होती हैं। राजस्थान में गर्मी ज्यादा होती है, राजस्थान में घर मिट्टियों के बने होते हैं, और जो जानवरों के गोबर होते हैं उनकी लिपाई कर दी जाती है, तो बाहर की जो गर्मी है वो घरों के अंदर नहीं जा पाती है, और उनकी छतों पे नागपनी की कटी झाड़ियों को लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो राजस्थान के घर होते हैं वो मिट्टियों के बने होते हैं। ठीक है, पत्थर, कुछ कुछ लोग मिट्टी और पत्थर दोनों का यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे सवाल है, बहुत मोटे मोटे पत्थर होते हैं वो। ठीक है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि मिट्टियों से बने घर होंगे, छत पे उनके नागफनी की कटीली झाड़ियों को लगा देते हैं। एनसीईआरटी से सीधा सवाल पूछ रहा है वो, और एग्जामिनेशन में 16 से 1 जनवरी के बीच में वो कम से कम चौथी बार ये सवाल पूछ रहा है। आपको कई राज्यों के घरों की विशेषताएं दे देंगे और बता देंगे कि करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए, स्टेटमेंट वाइज दे देगा। ठीक है, अगला सवाल पूछ रहा है कि सरसों के तेल में बनी मछली किस राज्य में खाई जाती है। भाई जम्मू कश्मीर दे दिया, उत्तर प्रदेश दे दिया, मतलब जम्मू कश्मीर, गोवा, केरला, इस तरह से आपके ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जम्मू कश्मीर होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक 3 महीने के हाथी का बच्चे का जो वजन होता है वो 2 क्विंटल होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारे एग्जाम में आया है। ठीक है, नारियल के तेल से तली हुई मछली कहाँ खाते हैं, गोवा में खाते हैं, ये आप लोग मत भूलिएगा। नारियल के तेल में तली हुई मछली कहाँ खाते हैं, गोवा में खाते हैं। और एक 3 महीने के हाथी का वजन क्या होता है, 2 क्विंटल होता है। सवाल स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था, बच्चे ने सिर्फ इतना बताया तो हम आपको इतना बता रहे हैं। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो उन्होंने पूछा कि खेजड़ी का वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। खेजड़ी, देखिए मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस क्लास में जब डिस्कशन हम लोग कर रहे थे क्वेश्चंस का, कि जो खेजड़ी का वृक्ष कहाँ है, वो राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, खेजड़ली गांव में, जोधपुर जिले में देखने को मिलता है। खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, बिल्कुल सही। खेजड़ी वृक्ष के फलों की सब्जियां बनाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात। और इनके तने से पानी निकाल कर लोग उपयोग करते हैं। अरे भैया, राजस्थान में शुष्क वृक्ष पाए जाते हैं, वैसे ही पानी की कमी होती है, कटीली झाड़ियों वाले वृक्ष पाए जाते हैं, तो भाई उनके तने से पानी निकाल के कैसे आप यूज करोगे। राजस्थान एक डिजर्ट एरिया है, तो लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा गया आपसे। आपसे ये पूछा गया
कि क्या क्या है। अगर इनके बारे में ऑप्शन नहीं भी जानते हैं और ये ऑप्शन आपके एग्जाम में है तो यही ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। और सवाल में क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, इस चीज को आपको जरूर देना है। कौन सा कथन सही है टिक लगा के आएंगे, सवाल गलत हो जाएगी। स्थानीय लोग तने से पानी निकाल कर उपयोग करते हैं, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सवाल आपके एग्जाम में आया था। अगला सवाल आपसे पूछा था कि निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सवाल ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट राज्यों के डिशेस के बारे में पूछा था। तो मैंने करेक्ट ऑप्शन जो था, करेक्ट जो उनकी डिशेस थी वो लिख दिया है, बच्चे ने जो बताया था। तो आप देखिए, सवाल जो पूछा था टेपिकोवा, भाई टेपिकोवा को बॉईल करके जो कोकोनट वाटर होता है उसकी कड़ी में केरला में खाया जाता है। टेपिकोवा को बॉईल करते हैं। टोपिकोआ एक पौधा होता है जिसके तने से हम साबूदाना बनाते हैं। साबूदाना आप लोग व्रत में और बीमार पड़ने पे खूब खाए होंगे। तो टेपिकोआ जो पौधा होता है उसको बॉईल, उसके तने से साबूदाना निकाल लिया जाता है। केरला में जो केरला के लोग होते हैं वो कोकोनट वाटर की कड़ी बनाते हैं और उसको उसमें साबूदाना बॉईल करके उसको खाते हैं। तो ये केरला में होता है। पंजाब में छोले भटूरे बहुत फेमस है। अमृतसरी छोले भटूरे आपने बहुत सुने होंगे। तो छोले भटूरे की जो डिश जो सबसे ज्यादा फेमस है वो पंजाब में है। उत्तराखंड में काफूली और भांग की चटनी। काफूली क्या होती है, पालक और पालक के पत्तों और मेथी की पत्तों की एक डिश होती है। तो ये उत्तराखंड में होती है। गोवा, नारियल के तेल में बनी हुई मछली सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है, गोवा में यूज होती है। तो ये सवाल आपके एग्जाम में आए थे और पूछा गया था कि ऑप्शन को मैच करना है। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, आपकी शिफ्ट में ये सवाल जरूर आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो आपके एग्जाम में कल आया था, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय के पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है। देखिए, हमने आपको बहुत बार बताया है, ईवीएस पेडागोजी की जब जब क्लास ली है उसमें हमने आपको ये बताया है कि जो प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य एक ही उद्देश्य है कि बच्चों के अनुभवों के आधार पर बाहरी दुनिया को जोड़ना। बच्चों के अनुभवों के आधार पर बाहरी दुनिया को जोड़ना एकमात्र उद्देश्य है हमारा ईवीएस पढ़ाने का। ठीक है, तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेटमेंट आए थे और मुख्य उद्देश्य पूछा गया था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो एग्जाम में पूछा गया था, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे करेगी। एक शिक्षिका जो क्लास में पढ़ा रही है, बच्चे के तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे कर सकती है, जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, तो कैसे करेगा, कैसे पहचानेंगे कि तनावग्रस्त है, वो हाइपर हो जाएगा। तो इससे क्या कहते हैं, बच्चे की हाइपर एक्टिविटी से ही पता चलेगा कि वो बच्चा तनावग्रस्त है। ठीक है, अगला सवाल जो एग्जाम में पूछा गया वो पूछा गया माउंट एवरेस्ट के बारे में। फिर से दूसरा सवाल वो एग्जामिनेशन में पूछा माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। देखिए, अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करता हूँ, आगे फिर से मैं एग्जामिनेशन का मैप अगर मैं उठा के देखता हूँ तो देखिए, जो माउंट एवरेस्ट है वो तिब्बत कुछ यहाँ है, म्यांमार यहाँ है, भारत यहाँ है। और जो माउंट एवरेस्ट है कुछ यहाँ है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल देश में है। ठीक है, नेपाल देश में स्थित है। तो सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट आंसर ये है। देखिए, माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सवाल अगला पूछा एग्जामिनेशन में आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा और लगभग लगभग हर शिफ्ट में ये सवाल पूछ रहा है। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा है, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र में किसी दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उनकी वास्तविक दूरी क्या होगी। देखिए, मानचित्र आप किसी बहुत बड़े प्लेस का एक छोटा मानचित्र बना सकते हैं। तो आप उसका एक पैमाना बनाएंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर की दूरी अगर आप मानचित्र में चलेंगे तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, वास्तविक दूरी क्या होगी, 110 मीटर होगी। तो 15 को आप किससे डिवाइड कर 15 सेंटीमीटर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे। 15 सेंटीमीटर को अगर आप 110 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो टोटल आ जाएगा। अब देखिए, 15 को अगर हम 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऑप्शन आएगा वो हमारा मीटर में आएगा। और
ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650 कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर 110 धम्मा देखा जाए तो 1100 और 110 पंचे देखा जाए तो 550 होगा, और इस तरीके से हमारा ऑप्शन 1650 मीटर होगा। और ऑप्शन में हमारे पास 1500 मीटर, 1100 मीटर, 1165 मीटर, 1.65, तो 1650 मीटर को अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, 1650 मीटर आया है, तो 1.65 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवालों में गलती मत करिएगा, आपको पैमाने में जो डिस्टेंस दी है उसे गुणा करना है और आपको वास्तविक दूरी का पता चल जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जो है पूछे जा रहे हैं। हाथियों के बारे में सवाल पूछा गया कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक झाड़ियां और पत्तियां खा जाता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। भाई हाथी 8 से 10 घंटे नहीं सोता, हाथी 4 से 6 घंटे सोता है। 2 क्विंटल से अधिक झाड़ियां और पत्तियां नहीं खाते। हाथी 1 क्विंटल से ज्यादा हरी पत्तियां नहीं खाते। और हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। बिल्कुल सही है। अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। बिल्कुल गलत ऑप्शन आपने यहाँ पे दिया है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। राइट क्या हो जाता है? कौन सा कथन सही है? तो कथन यही वाला सही होगा कि उनके बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखिए अगला सवाल जो उन्होंने आपसे पूछा था कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है। देखिए ब्रेल लिपि क्या होता है? जिनको देखने की समस्या होती है, जिन विद्यार्थियों को, उनको एक कागज में कुछ बिंदु बनाकर, उभरे हुए बिंदु बनाकर आपको दे दिए जाते हैं। उनको छू कर आप उनकी पहचान कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, उनको बता सकते हैं उनके बारे में। तो इनके बिंदुओं के बारे में जो सबसे पहले बताया था लुइस ब्रेल ने बताया था, ब्रेल लिपि का आविष्कार। तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज के उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और उभरे हुए होने के कारण इनको छू के पढ़ा जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 बिंदुओं पर आधारित एक ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल लिपि से लगभग हर शिफ्ट में आपसे सवाल पूछा गया। तो ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। हमारे देश में नीचे के भाग में जैसे टेपिकुआ और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं। इनसे बने का स्वाद बहुत उनको अच्छा लगता है। मैंने आपको अभी बताया था कि टेपिकुआ को बॉईल करके नारियल के पानी की कड़ी बनाकर उसमें केरला में लोग खाते हैं। ठीक है, केरला के लोग नारियल और टेपिकुआ का पेड़ अपने आंगन में लगाते हैं। केरल के लोग नारियल की डाली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपिकुआ खाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था आपसे। अगेन अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल जाता है और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, तो उसकी दिशा, यात्रा की दिशा कैसे होगी? मैं फिर से आपको मानचित्र का दर्शन कराना चाहता हूं। मानचित्र का दर्शन कर लीजिए। नई दिल्ली यहाँ पे कहीं है, नई दिल्ली में यहाँ पे कहीं है। देखिए नई दिल्ली ये है। वो कह रहे हैं कि पहले हम भोपाल जाएंगे। ठीक है, आ जाइए भोपाल, कौन मना कर रहा है? तो देखिए अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो ये हमारा क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट। सबसे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। भाई पहले आप दक्षिण दिशा में जाएंगे और आपको रांची जाना है, तो यहाँ आ जाइए। रांची क्या होगा? पूरब दिशा होगा। तो पहले दक्षिण दिशा आप चलेंगे, फिर पूरब दिशा चलेंगे। मानचित्र का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पहले दक्षिण चलेंगे फिर आप पूरब की दिशा में चलेंगे। तो सवाल जो आपसे पूछा गया वो आपसे पूछा गया कि पहले दक्षिण दिशा में जाएंगे फिर पूरब दिशा में जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। जिस वृक्ष पे रहता है उसकी पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्षों तक जीता है। कितनी बार प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया है कि यह कौन होता है? ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। तो ऐसा जानवर कौन होता है? स्लॉथ होता है। ठीक है, 40 वर्षों तक जीता है, उल्टे लटक कर सोता रहता है, 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से होता है, जिस वृक्षों पे रहता है उसी की पत्तियां खाता रहता है,
जब एक वृक्ष की पत्तियां खा लेता है, भूखा रहता है, तो दूसरे वृक्ष की पत्तियों पे चला जाता है और भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू है नहीं, तो ऐसा ऑप्शन लाता है। फिर से रिपीटेड सवाल पूछा गया था, तो इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाइएगा। एनसीईआरटी आपसे सवाल रिपीट नहीं कर रहा है, मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ, सवाल रिपीट नहीं कर रहा है। सवाल वो रिपीट नहीं कर रहा है, कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा है, उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आपसे दे रहा है, और क्वेश्चन को ट्विस्ट करना ही एग्जामिनर को प्रश्न बनाने की एक आर्ट है। तो ठीक है, विद्या मंत्रा को ऐसे देखते रहिए, नए नए क्वेश्चंस के जो पैटर्न्स हम आपको लेके आते रहेंगे। इस सेशन को हमारे शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे मित्र लाभान्वित हों, और आपके एग्जाम के लिए और रिजल्ट के लिए ढेर सारा ऑल द बेस्ट। बस अपना बेस्ट दीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिल जाएं। डेली हम 16 तारीख से लेकर डेली आपको जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं सीटेट में, उसकी अपडेट दे रहे हैं। यूपी टेट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको हम दे रहे हैं। एग्जामिनेशन यूपी टेट की 21 डेज बचे हुए, उनकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में हमने आपको अपडेट दिया है। तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।